नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स पाठशाला में मैं शैलेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट लर्न करवाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फॉर्मेट चाहे किसी भी चैप्टर का हो, उसे रटना नहीं चाहिए बल्कि समझना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित तौर पर इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और किसी भी समय बिना बुक में देखे या बिना किसी हेल्प के आप फॉर्मेट को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे वीडियोस को का जो लिंक है उसको आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है आप उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक तो बनता है दोस्त। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। जब हम इसे बुक में देखते हैं तो एक ये निश्चित फॉर्मेट में, एक निश्चित ऑर्डर में आपको इसका फॉर्मेट दिखता है, जहां पहले आप कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस को देखते हैं, वहां से कुछ प्रॉफिट अमाउंट आप प्राप्त करते हैं और बहुत सारे एडजस्टमेंट से होते हुए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें देखते हैं। लास्ट में आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखते हैं। तो ये जो चीजें आप इतने बड़े फॉर्मेट में देखते हैं, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर देती हैं। आपको ये लगता है कि कौन सा आइटम को लर्न करना है, कौन सा आइटम को नहीं लर्न करना है। अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं आप, और जो चीजें इस फॉर्मेट में होना चाहिए या जो चीजें आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए वो चीज आप नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया है, उन लोगों के लिए जो इस फॉर्मेट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस फॉर्मेट में मेनली चीजें क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मेट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, इस फॉर्मेट को तैयार करने के वैसे तो दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड को ही सीबीएसई की प्रेजेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। इसलिए हम और आप जब भी बुक में फॉर्मेट देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही हमको दिखाई देता है। तीसरी बात, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसका क्लासिफिकेशन हमको दिखाई देता है किस रूप में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसका सब्जेक्ट मैटर आपको बता देता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे आप कैश परचेज कर रहे हैं या कैश सेल्स कर रहे हैं, या जब आपने क्रेडिट सेल्स की थी तो आपने डेटा से जो कैश रिसीव किया। सिमिलरली जब आपने क्रेडिट परचेज किया था तो जो आप क्रेडिटर्स को जो पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके डेली टू डेली ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो ये कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ओके, इसी प्रकार से जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं। एक पल के लिए आप सोचें कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, उसके दो ऑप्शन है, या तो आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, ओके। लास्ट में हम देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब हम कहाँ से फाइनेंस हम अरेंज करते हैं। तो इसके दो तीन क्या रहते हैं, सोर्स रहते हैं। जैसे हम शेयर कैपिटल को इशू करके ही हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी हम डिबेंचर को इशू करके फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बैंक लोन या लॉन्ग टर्म लोन को लेकर भी फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब स्टार्ट होती है।
मेरा कहना ये है कि जब आप इस फॉर्मेट, इस ऑर्डर में अपने फॉर्मेट को देखते हो अपनी बुक में या कहीं भी जहां पर ये मेंशन है, ठीक है, इस ऑर्डर में देखते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं या ये चीज आपके लिए लेंथी हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। मेरा आपको पहला यूजफुल टिप्स है, बहुत ही अच्छी टिप है, वो ये कि आप सबसे पहले आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की स्टडी करें। उसका रीजन क्या है? एक सेकेंड के लिए आप ये विचार कीजिए कि आप कंपनी फॉर्मेट में एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो यदि आप कंपनी फॉर्मेट में एक बिजनेस को रन कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, बात कुछ भी हो, बात एक ही है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले, ठीक, जैसे आप बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक, तो आप डेली एक्सपेंसेस का उनको पेमेंट करना है, रेगुलर जो ऑपरेशन हो रहा है बिजनेस का, तो जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका पेमेंट करने के लिए मेरे पास कैश होना चाहिए। अच्छा, उससे भी पहले एक बात आती है कि यदि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, गुड्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन होगा मशीन से, फिक्स्ड एसेट से। मशीन को खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे आएंगे फाइनेंस से। और फाइनेंस कहां से अरेंज होगा? मैंने जिससे बताया, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन से अरेंज होगा। तो सबसे पहले हमको किसकी स्टडी करनी चाहिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब हमको फाइनेंस अरेंज होगा तो हम का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे, जिससे हमारा बिजनेस का ऑपरेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो एक एक करके हम सबसे पहले फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किस तरीके से कैश इनफ्लो होता है और किस तरीके से कैश आउटफ्लो होता है, इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत हमें कहां से कैश इनफ्लो होता है और कहां से कैश आउटफ्लो होता है। कैश इनफ्लो को मैंने ऐड के तौर पे यहाँ पे डिनोट किया है और कैश आउटफ्लो को मैंने यहाँ पर लेस के तौर पर डिनोट किया है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि एक कंपनी बिजनेस को कहां से पैसा मिलता है या उसके सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं। एक कंपनी शेयर इश्यू करके फाइनेंस अरेंज कर सकती है, या फिर डिवेंचर इशू करके फाइनेंस अरेंज कर सकती है, ठीक है, या फिर वो बैंक से लोन ले सकती है, तभी कैश उसके पास आएगा। ओके, या फिर वो लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है, तभी उसके पास क्या आएगा? कैश आएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बीओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ती है तो उसे क्या मिलेगा? कैश इस माध्यम से भी वो जनरेट कर सकती है। इस माध्यम से अब कैश आउटफ्लो होगा, मतलब कैश कंपनी से के अकाउंट से बाहर जाएगा। देखिए, यदि कंपनी के शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हैं तो कंपनी को क्या पेमेंट करना पड़ेगा? कंपनी को उस शेयर पे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। और यदि डिवेंचर्स कंपनी ने खरीदे हैं तो उस डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस रूप में जो पहला आइटम है, जिससे क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा, राइट। अब यदि आपने लोन लिया है, चाहे वो बैंक लोन लिया हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन लिया हो, तो उसका आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, एज वेल एज उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे यदि बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ती है, तो जितनी लिमिट आप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा बैंक ओवरड्राफ्ट पर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो वो इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। उस रूप में भी आपका कैश आउटफ्लो होगा कंपनी बिजनेस से, राइट। और साथ ही साथ जो आपने डिबेंचर्स ले रखे हैं, उनका जब आप पेमेंट करोगे, उनका जब रिडेम्पशन होगा, तब भी कैश आउटफ्लो होगा। या फिर जो प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए थे, तो जब उसका रिडेम्पशन होगा, जब उसका पेमेंट करेंगे, तब भी कैश आउटफ्लो होगा। तो ये कुछ इन तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत कैश इनफ्लो होता है और कैश आउटफ्लो होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक बात हो रही है, अब कंपनी के पास फाइनेंस आ चुका है, तो जितना फाइनेंस आया है या तो वो कम होगा या वो ज्यादा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, हाँ कि ना? ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो टोटल होगा, या तो वो क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा। कम होगा तो हम अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करेंगे, और ज्यादा होगा तो अपना इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट, कैश फ्लो
फ्रॉम फाइनेंस मिल चुका है, तो अब क्या करना है, राइट, इन्वेस्टिंग। नाउ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस होने के बाद हम आते हैं अपने बिजनेस के इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं, फिक्स्ड असेट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो कहां से कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के माध्यम से किस सोर्सेज से कैश इनफ्लो हो सकता है और किस सोर्सेज से कैश आउटफ्लो हो सकता है, ठीक। जब कंपनी कोई भी फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट सेल करेगी तो उसे कैश इनफ्लो होगा, मतलब कैश बढ़ेगा। उसके बाद यदि वो कंपनी ने किसी को लोन दिया है या कोई एडवांस दिया है और वो लोन उसे बाद में मिलता है ना, तो इस केस में भी कैश इनफ्लो होगा और कैश बढ़ेगा। यदि कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो क्या हो सकता है, उस शेयर से उसको डिविडेंड प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से कंपनी ने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और प्रॉपर्टी को रेंटल दिया है, रेंट पे दिया है, तो रेंटल इनकम भी उसे प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने परचेज किए थे उस पर उनको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। जो लोन दिया है उस पर उनको इंटरेस्ट मिल सकता है, और जो डिवेंचर कंपनी ने दूसरों को दिए हैं, है ना, उस पर भी उनको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। और इन सभी तरीकों से कंपनी के अकाउंट में क्या जनरेट हो रहा है, कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है, मतलब कैश बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सोर्सेस हैं, ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिसके कारण अब कंपनी में क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। जब भी कंपनी क्या करेगी, फिक्स्ड असेट्स को परचेज करेगी या इन्वेस्टमेंट को परचेज करेगी, तो क्या होगा, कैश कंपनी से बाहर जाएगा, कंपनी बिजनेस से बाहर जाएगा, और इस केस में क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, मतलब कैश कम होगा। सेकंड, यदि कंपनी ने किसी को क्या दिया है, लोन दिया है या एडवांस दिया है किसी आउटसाइडर को, तो उस केस में भी क्या होगा, कैश कम होगा या कैश आउटफ्लो की पोजीशन निर्मित होगी। अब आपके पास फाइनेंस आया था, फाइनेंस का यूज आपने इन्वेस्टमेंट में कर लिया, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स में, इन्वेस्टमेंट में। अब आपके पास वो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है कि अब अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं या बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल फोकस या वी विल स्टार्ट business cash flow from operating activities।